बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बिजली मजीद महंगी, अद्वियात की कीमतों में 5 से 7% इजाफा और महंगाई की शरह में 12.55% इजाफा। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बावजूद अगर कोई ये कहे कि सब ठीक है, मईशत दुरुस्त सिमत पर चल रही है, तो उसको दाद देने को जी चाहता है। माशी तबाही और बर्बादी के बावजूद बेहतरी के दावे, बेरोजगारी और कारोबार बंद होने के बावजूद दिलजोई और सब ठीक है के लारे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात की रिपोर्ट, ये पाकिस्तान का इदारा है, ब्यूरो ऑफ शुमारियात, उसकी रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि महंगाई काबू से बाहर होती जा रही है। अद्वियात साजों ने 5 से 7% कीमत बढ़ा दी है। बिजली ₹1.66 फी यूनिट बढ़ा दी गई है, वो भी सर्दियों के मौसम में। अवाम पर 22-22.5 अरब का मजीद बोझ डाल दिया गया है। ताजर, सनदकार और सरमायाकार कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात से लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी अवाम फौज पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं। मईशत पर हुकूमत ताजरों और सनदकारों और कारोबारी अफराद को मुतमईन नहीं कर पाई, तो निगाहें फिर पाक फौज की तरफ उठ गई और मईशत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। चेयरमैन नैब भी कारोबारी तबके को एतमाद और इत्मीनान दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और खुद को हालात की खराबी से बरीउज़्ज़ुमा भी करार दे रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि इनका निशाना कारोबारी अफराद नहीं है। ताजर, सनदकार और कारोबारी तबका जो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मईशत इनके बगैर नहीं चल सकती, वो तबका आज सख्त परेशानी से दोचार है, सख्त परेशान है और जिम्मेदारान उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अपने तई कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ मईशत को ठीक करने की तसल्लियां मिल रही है, तो दूसरी तरफ अवाम को महंगी बिजली का तोहफा दिया जा रहा है। एक तरफ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी इदारा यह बता रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। जान बचाने वाली अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। कीमतों में 5 से 7% इजाफा हुआ सिर्फ एक साल में। अब इन सब का असर किस पे पड़ रहा है? अवाम पे। इसीलिए हुकूमत से बार बार हाथ जोड़कर मेरे जैसे लोग गुजारिश करते रहे कि सरमायादारों, ताजर तबके और कारोबारी अफराद को मत डराए, खौफजदा न करें। अगर खौफ फैला तो नताइज खराब निकलेंगे। सरमायाकार चिड़िया की तरह होता है, उड़ गया तो वापस नहीं आएगा। आज सूरत हाल ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे, हुकूमत की बजाय दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कोई तो उनके दुखों का मुदावा करे। लेकिन असली हल की तरफ मेरे नजदीक अब भी किसी की तवज्जो नहीं है। मेरा मौकफ ही है, मैं स्टैंड करता हूं उस मौकफ पे कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हुकूमतों को दवाम नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो लोग इसी तरह बेयकीनी और बेएतमादी का शिकार रहेंगे। मेरा दावा है कि सियासी इस्तेहकाम खुद बहुत मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल देता है। जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी, महज तसल्लियों से कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। मुनीफ फरूक भाई, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं, थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसकी वजूहात देखें। एक वजह तो ये है कि जब सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आता है, जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उससे कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। दूसरा, जब रुपए की कीमत गिरती है तो उससे जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। मगर फिर होता कुछ नहीं है। मीडिया पर आकर बिजनेस कम्युनिटी बार बार इस बात का इजहार कर चुकी है कि ये हुकूमत वादे तो बहुत करती है, प्लान बड़े अनाउंस करती है, मगर फिर उन वादों और प्लान्स को पूरा नहीं करती, उन पर अमल दरामद नहीं करती। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक हुकूमत को, मीडिया को, यहाँ तक के आर्मी चीफ को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की मुलाकात आर्मी चीफ से जारी है। इस वक्त मुआशी दादोशुमार। अच्छा, बात यह है कि इसाक डार साहब जो हैं वो इकोनॉमिक हिटमैन थे इस मुल्क के। ये सारा तमाशा शुरू वहां से हुआ है। आपने $95 बिलियन कर्जा चढ़ा दिया, अदा करने का कोई जरिया नहीं था।
آپ کو جانا پڑا پھر IMF کے پاس قرضے اتارنے کے لیے، اور وہاں سے آئی کنڈیشن. طلال بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کاسٹ آف بزنس اتنی زیادہ ہے. جہاں افواج پاکستان کو ہم کیوں بار بار آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ صحیح بات. جب جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ کسی طور مارشل لا لگانے پر تیار نہیں تھے. ان کے خلاف اس وقت نعرے لگتے تھے پاکستان کے گلی کوچوں میں، لاہور میں، اور افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ یہ کہیں نکل آئے دکھا دیں یہ بہت برے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب پارٹی میں تھے اور ان کو سب کچھ پتا تھا تو ان کی وہ موریلٹی کیوں نہیں جاگی؟ پارٹی سے نکالے گئے تو اس کے بعد یہ موریلٹی جاگی. اچھا سوال ہے. جی بابر صاحب. اچھا میں سب سے پہلے جو آپ نے یہ کہا نا پارٹی سے نکالے گئے، یہ T20 نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے. اس میں آپ کو سنبھل کے کھیلنا ہے. اٹس اے لانگ ہال. آپ سمجھتے ہیں کہ 20 اووروں میں آپ کو رزلٹ چاہیے، 20 اوور میں رزلٹ نہیں ملا. جو 72 سال میں رزلٹ آپ نے لے سکے، 20 اووروں میں رزلٹ لیں گے؟ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس سے تماشا کر رہے ہیں؟ قوم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بات کریں گے، صحیح بات کریں گے اور دیانتداری سے. صاحب کو وہ تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا. کون 3-4 آدمی؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ 2-3 سینٹر تھے، 2-3 MLA تھے. دے آر دا پیپل. انشاءاللہ انہوں نے کوئی آدمی ان کی فیملی کا باہر رہنے ہی نہیں دینا. اور اب کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستانی حکام اور افغان طالبان میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے. امن عمل کی جلد بحالی پر اتفاق کیا گیا. دفتر خارجہ میں پاکستانی حکام اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات میں طالبان کی وفد کی قیادت ملا عبدالغنی نے کی. ملا برادر نے افغان امن عمل مذاکرات کی بحالی اور دیگر معاملات پر بات چیت کی. پاکستانی حکام اور طالبان نے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن زلمے خلیل زاد سے پاکستان میں ملاقات پر بھی رضامندی ظاہر کی. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کا ملک کی معیشت سے گہرا تعلق ہے. ISPR کے مطابق آرمی آڈیٹوریم میں چیف آف آرمی اسٹاف کے زیر اہتمام سٹیک ہولڈر کا اجلاس ہوا، جس میں سرکاری معاشی ٹیم اور ملک بھر سے تاجروں نے شرکت کی. آرمی چیف نے شرکاء کو ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ کہا سرکاری اور نجی شعبوں میں بہتر ہم آہنگی کا ملک کی معیشت پر مثبت اثر پڑ رہا ہے. قومی سلامتی کا ملک کی معیشت سے گہرا تعلق ہے. سیمینار کا مقصد سٹیک ہولڈر کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر آگے بڑھنے کے لیے تجاویز لینا ہے. ISPR کے مطابق تاجروں نے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز شیئر کی. سیاست میں بہت کچھ چل رہا ہے. سیاست کی بساط پر دلچسپ کھیل جاری ہے. اپوزیشن حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تحریک کے لیے تاریخ پر اتفاق نہیں ہو رہا. اپوزیشن کے مطالبے پر مولانا فضل الرحمان بظاہر دھرنے کی تاریخ کو آگے لے جانے پر راضی ہو گئے، لیکن وہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے JUI فے کے وفد نے نواز شریف سے ملاقات کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی ہے، جس کا مطلب مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے براہ راست رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی نواز شریف سے جمعرات کے روز جیل میں ملاقات کی اور اپوزیشن کی حکمت عملی سے انہیں آگاہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ دھرنے کی تاریخ پر اپوزیشن کا اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو صاف ظاہر ہے اگر اپوزیشن اکتوبر میں دھرنا نہیں دے سکی، تحریک نہ چلا سکی، تو نومبر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نومبر میں موسم مزید سخت ہو جائے گا، سردی ہوگی. یا تو اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ دھرنا دیا ہی نہ جائے. اپوزیشن کے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دھرنا نہ دیا جائے، لیکن اپوزیشن اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ ضرور کرے، یعنی اسلام آباد جائے اور دھرنا دیے بغیر گھروں کو واپس لوٹ جائے. بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے حکومت اور طاقتور اداروں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کچھ لو اور کچھ دو پر اتفاق ہو سکتا ہے، جن میں مڈ ٹرم الیکشن بھی شامل ہیں. لیکن اگر اپوزیشن دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر حالات بند گلی کی طرف چلے جائیں گے، یعنی دھرنا دے کر دھرنے سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا. غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کو عقل مندی نہیں سمجھا جائے گا. تو اپوزیشن کے پاس ان حالات میں دو آپشن ہیں: لاک ڈاؤن کی بجائے لانگ مارچ سے پاور شو اور ایک سیاسی معاہدہ جس میں ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن اور مڈ ٹرم کا آپشن شامل ہے.
दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का डील ग्रुप है जो मियां साहब को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने से वो खुद को अलग थलग रखे या फिर धरना अगले माह तक मुलतवी कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने फिलहाल इस तजवीज से इत्तफाक नहीं किया और उनका ख्याल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान धरने का फैसला करे तो हर सूरत उनके साथ धरने में बैठा जाए, और अगर मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च का फैसला करते हैं तो फिर उनका लॉन्ग मार्च में साथ दिया जाए। जराये का दावा यह है कि अपोजिशन के एक धड़े का ख्याल ये है कि धरने और लॉन्ग मार्च को अगले साल के अवाइल तक मुलतवी कर दिया जाए। फिलहाल हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए हालात साजगार नहीं। बाज़ ताकतवर हल्के ये भी चाहते हैं कि हुकूमत को मजीद वक्त दे दिया जाए, मजीद मोहलत दी जाए और हालात को खराब होने से बचाया जाए। इसके बरक्स मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि चूंकि नवंबर में मौसम किसी भी तहरीक के लिए साजगार नहीं होगा, इसलिए मुस्लिम लीग नून नवंबर की बजाय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में धरना देने पर राजी हो जाए, लेकिन धरने की हतमी तारीख का फैसला फिर नवाज शरीफ पर छोड़ दिया गया। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का एक इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जरा वो देखते हैं। कुछ अहम बातें उन्होंने की है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। एजाज शाह साहब को वो तो 3-4 बंदे ना होते तो मियां साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? 2-3 सेनेटर थे, 2-3 एमएलए थे। दे आर द पीपल। इंशाल्लाह उन्होंने कोई आदमी इनकी फैमिली का बाहर रहने ही नहीं देना। एक आध नाम ले दे, मैं कहूँ आपको पता है सर, यू आर मोर इन्फॉर्म्ड। आप निसार अली खान की बात तो नहीं कर रहे सर? वो तो आप ना, वो तो साहिल पर, अगर उनकी भी बात मानते तो शायद ठीक हो जाता मसला। सही है, अगर उनकी भी बात मानी जाती तो मसला सही हो सकता था सर। तो शाह साहब अभी भी वही लोग मियां नवाज शरीफ के, बिल्कुल वही लोग ऑक्स। हाँ, और आपको भी पता है ये। अब क्या नाम लो, ख्वाजा आसिफ का जिक्र तो नहीं कर रहे आप? मैं किसी ख्वाजे को मुझे क्या जरूरत है, बट आपको पता है दोस्त पीपल हु आर द हार्ड लाइन। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि मियां साहब के साथ हार्ड लाइनर ना होते तो मियां साहब चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन जाते। तो फिर ये मान लें कि नवाज शरीफ को करप्शन या पनामा केस की वजह से सजा नहीं हुई, उन्हें इस वजह से नाअहल नहीं किया गया कि उनके पास मनी ट्रेल नहीं थी, उन्हें इस वजह से कान से पकड़कर बाहर निकाला गया कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, उन्हें इस वजह से नहीं निकाला गया कि उन्होंने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। ये सारे गुनाह जो मियां साहब के खाते में डाले जाते हैं, ये सारे गुनाह धुल जाते अगर मियां साहब हार्ड लाइन न लेते। ये मैं नहीं कह रहा, एक जिम्मेदार हुकूमती वजीर ये फरमा रहे कि मियां साहब ने जरूरत से ज्यादा हार्ड लाइन ली, तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब अपनी सोच की वजह से फंसे हैं। सोच दुरुस्त है या गलत, इस बहस से कतई नजर इस बात का इम्कान तो मौजूद था कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन नवाज शरीफ का दिमाग चल गया था, वज़ारत उज़्मा को ठोकर मार दी और अपनी सोच के पीछे चल पड़े, खुद को नजरियाती साबित करने चल पड़े। क्या इस बात में कोई शक रह गया है कि मियां साहब सिर्फ अपनी सोच को दुरुस्त कर लेते, बिला वजह लड़ाइयां मोल न लेते, बिला वजह नाराजगियां पैदा न करते, और जिन्होंने इक़्तिदार में लाना है उनके साथ अपना कंफर्ट लेवल ठीक करते, उनकी सोच के ताबे हो जाते, तो फिर कैसा पनामा और कैसा ओकामा? ना किसी ने अल अज़ीज़िया का रेफरेंस बनाना था, ना किसी ने मनी ट्रेल का सवाल पूछना था। मैं इसलिए तो कहता हूं कि नवाज शरीफ असल में अपने ज़मीर का कैदी है। बहुत सीनियर तजज़िया निगार हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नोन पर्सन हैं, मुजीबुर रहमान शामी गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन की तहरीक को लेकर और मुल्क की हालात पर। हाँ, सबको मशवरे दे रहे, सुनते हैं क्या फरमाते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। कर दी ना अफवाज पाकिस्तान को हम क्यों बार बार आजमाइश में डालते हैं? सही बात। जब जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो किसी तौर मार्शल लॉ लगाने पर तैयार नहीं थे, उनके खिलाफ उस वक्त नारे लगते थे,
पाकिस्तान के गली कूचों में, लाहौर में और अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया जाता था कि ये भुट्टो साहब के खिलाफ हरकत में क्यों नहीं आती। और बिल आखिर ऐसे हालात पैदा हुए, 3 ब्रिगेडियर्स जो थे, जब उन्होंने गोली चलाने से इनकार किया और इस्तीफा दे दिया, तो फौज का डिसिप्लिन जो था वो बरकरार रखना मुश्किल नजर आ रहा था। उस वक्त इकदाम किया गया और फिर टेक ओवर किया पाकिस्तानी फौज ने। तो पाकिस्तानी फौज को मजबूर किया गया, और आज अगर हम उसे मजबूर करेंगे तो ये कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी फौज की जो सालमियत है, पाकिस्तानी फौज की जो इज्जत है, जो हुर्मत है, उसका तकाजा है कि उसे एक किसी बालातर आज दस्तूर इकदाम पर मजबूर न किया जाए, उसे फिर एक बार उनकी मामलात में धकेला न जाए। इसलिए अपने मामलात खुद तय कीजिए। और इमरान खान साहब से भी हम अपील करेंगे कि वो बातचीत के जरिए वो एक मामलात तय करें, वो अपने जाती इख्तलाफात को भुलाएं, इलेक्शन की तलखियों को खत्म करें, आगे बढ़ के हाथ मिलाएं। जो एहतसाब की कार्रवाइयां जो अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन अदालतें जाने, सही कह रहे हैं ना, लोग जाने जिनके मुकदमे हैं, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़े, लोगों का हाथ और बल्कि जमातों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर इनको इंगेज भी करना पड़ता है तो इंगेज करें, मिल बैठने में हर्ज ही क्या है। ऐसा तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इनसे सलामदुआनी लेनी है, इनके साथ आपने चाय नहीं पीनी, इनको मिले, इनसे बात करें, ताकि अगर कोई ऐसी आफत आने वाली है, कोई ऐसा धरना आने वाला है, उसे रोका जा सके। कोशिश तो कर देखिए ना। ठीक हो गया शामी साहब, आपका उसूली मौकिफ आ गया, बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकल मौकिफ आ गया। बिल्कुल बात सुन ले जी, बात हो गई, अब इसको खत्म कर ले जी। सारे हम वतन जो हैं, सबका मुल्क है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। मौलाना फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, या दूसरी जमात सराजुल हक साहब हो, ये सब इनके साथ बैठे, पूछे भाई मसला आपका क्या है, आपको तकलीफ क्या है, उसे कुछ रफा करने की कोशिश करें और एक नए इम्तिहान में न डालें, ना अपोजिशन को, ना हुकूमत को, ना मुल्क को, ना कौम को, ना अफवाज पाकिस्तान को। वेरी ट्रू सर, बहुत शानदार। और जो लोग खान साहब के यू टर्न लेने पर उन पर क्रिटिसिज्म करते थे, तनकीद करते थे, आज हमारे वही दोस्त मशवरे दे रहे हैं कि खान साहब एक यू टर्न और ले लें। तो क्या ये बात खान साहब को नहीं मालूम कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर ना मुल्क चल सकता है, ना मईशत चल सकती है, और ना ही कोई हुकूमत ज्यादा देर चल सकती है। इसके बावजूद उनकी हुकूमत सियासी इस्तेहकाम लाने में अगर संजीदा नहीं है तो फिर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर खान साहब को लाने वालों ने पूरा यकीन दिला रखा है कि उन्होंने अपोजिशन से बिल्कुल बात नहीं करनी और अपोजिशन से वो खुद ही निबड़ लेंगे और जो लाए हैं वो हुकूमत नहीं गिरने देंगे, या फिर खान साहब की अपनी कोई ख्वाहिश है कि सियासी माहौल में गर्मी रहे और उनकी कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात उसमें दब जाएं, या फिर हालात जानबूझकर खराबी की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, या फिर किसी किस्म की जिद और अना है जो आड़े आ रही है। तो ये 3-4 ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरा गुमान ये है कि खान साहब को ये यकीन है कि उनकी हुकूमत किसी तरह से गिरने नहीं दी जाएगी और सब कुछ तयशुदा तरीके से चलेगा। वरना जिस हुकूमत को ये पता चल जाए, जिसको यकीन हो कि वो गिरने वाली है या वो किसी मुश्किल में फंस सकती है, तो वो हर तरीका और हर हरबा इस्तेमाल करती है और उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करती है। अगर सेनेट के इलेक्शन को सामने रखकर देखा जाए तो ये बात आसानी से समझ आ जाती है। वरना एक मसाल और है, औरों को नसीहत और खुद मियां फजीयत, यानी खान साहब दुनिया भर से हाथ मिलाने को तैयार हैं। मोदी से दोस्ती और अमन के लिए उन्हें बार बार फोन कर सकते हैं, यमन और सऊदी अरब में सालसी करा सकते हैं, ईरान की सऊदी अरब से बात कराने के लिए खुद को पेश कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह बज़ाहिर वही जो मैंने आपको बता दी। तो जिस दिन खास साहब को यकीन हो जाएगा कि वो मुश्किल में है तो वो मतलूबा यू टर्न जरूर इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और रियाज फतियारा हुकूमती नुमाइंदगी कर रहे हैं, पीटीआई के हम रहनुमा हैं। देखते हैं कि मौजूदा हालात पे मईशत और महंगाई के हवाले से जो बातें हो रही हैं उन पर हुकूमत का क्या टेक है। वॉच रियाज फतियारा। मुनीफ फरूक भाई, गुजारिश ये है कि
इसमें कोई शक नहीं थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसकी वजूहात देखें। एक वजह तो यह है कि जब सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आता है, जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उससे कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। दूसरा, जब रुपए की कीमत गिरती है तो उससे जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। और तीसरा ये कि जो टैक्स ना देने का कल्चर था पाकिस्तान में, कोई हर शख्स अरबोपति हो करोड़ोंपति हो यही कहेगा कि मैं तो घाटे में चला गया हूँ, पिछले साल मुझे 4 करोड़ का लॉस हुआ। वो कैसे लॉस हो गया जी? इसलिए कि पहले 8 करोड़ इनकम होती थी, अब 4 करोड़ इनकम रह गई है। ये जो एक सोच है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि आवाम की डिमांड इसलिए बड़ी है कि थोड़ी सी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है लोगों के। पहली मरतबा देहात की फसलें बेहतर बिकी हैं, वरना पिछले 5 साल नून दौर की हुकूमत में जो हशर नशर किया गया काश्तकार का, कमाद की फसल, गंदम, कपास और चावल, ये थोड़ा सा बेहतर बिका है, जिसकी उसके अखराजात पूरे हुए हैं। उससे 57% आबादी देहात में है, उसने शहरों में आके खरीदारी शुरू कर दी, उससे डिमांड में इजाफा हो गया। तो ये खुशहाली की तरफ एक रास्ता है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। और प्रोपेगेंडा ज्यादा इसलिए है कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? वो दुकानदार जो टैक्स चोरी करता था या टैक्स पे करने को तैयार नहीं था, जनरल सेल टैक्स लोगों से वसूल करता था, आगे नहीं देता था। मौजूदा हुकूमत ने टैक्स रिफॉर्म्स की है। मुल्क में 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 2 लाख अफराद टैक्स पे करेंगे, मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है? सवाए भीख मांगने के और लोगों से कर्जे लेने के और हमारे पास रास्ता क्या रह गया था? हमने सोचा है कि लोगों के सामने कशकोल लेकर जाने से बेहतर है कि अपनी आवाम को समझाया जाए कि टैक्स पे करने का कल्चर पैदा करें। हमने टैक्स नेट में इजाफा करने के हुक्मरान जमात का दावा तो ये लग रहा है कि जैसे दूध और शहद की नहरें बहाई जा रही हैं, चरिंद परिंद और रियाया हुक्मरानों को झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रही हैं। लोगों के पास पैसे की फरावानी है, क़ुव्वत खरीद भी बढ़ गई, यानी पैसा बढ़ा है और खरीदने के लिए चीजें नहीं मिल रही। मुल्क में खुशहाली खुशहाली है। अब अल्लाह जाने ये खुमारे गंदम है या खुमारे हुक्मरानी है, या फिर दिन दहाड़े को शुगर वुगल हो रहे हैं, या फिर हम किसी और देश में रहते हैं। यानी पहले हम भूसा और घास खाते थे, आज हमें अल्लाह के हुक्म से सारी अजनास मुयस्सर है। तो खुदा का खौफ करें, इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। सरकारी इदादो शुमार जो हुकूमत का इदारा है, वफाकी ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स इदारा शुमारियात, वो ये बता रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में 13% महंगाई बढ़ चुकी है और सबसे ज्यादा महंगाई पूरे खित्ते में पाकिस्तान में है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये हमसे बहुत पीछे है और सस्ते हैं। लोगों की पर कैपिटा आमदनी में भी कमी है, इसके बावजूद झूठ पे झूठ और सफेद झूठ में थोड़ा सा फर्क होता है। सफेद झूठ वो होता है जिसका सारी दुनिया को पता चल जाता है कि वो झूठ है, और जो बोल रहा है उसे भी पता है कि झूठ है, लेकिन वो मुसलसल बोला जा रहा होता है। अब पता नहीं लोग किस दुनिया में रहते हैं, जो उन्हें दिखाई दे रहा है वो हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहा। सरकारी इदारा-ओ-शुमार ये बताते हैं कि जो टोटल इकोनॉमी का साइज है पूरे मुल्क की, उसका हुजम सुकड़ गया है। वो 3.25 ट्रिलियन से तो 2.25 ट्रिलियन तक आ गई है। लेकिन दावा फिर भी यही कि अवाम के हालात बेहतर हो गए हैं और उनकी क़ुव्वत खरीद यानी बाइंग पावर बढ़ी है। ये हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि अवाम की बाइंग पावर कम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का क्लेम यह है कि क़ुव्वत खरीद बढ़ गई है और डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है। अब पता नहीं कौन सी डिमांड है जो बढ़ गई है और वो कौन सी सप्लाई है जो कम हो गई है। तो बराए मेहरबानी जरा इसकी भी वजाहत फरमा दें। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रही हैं अंदलीब अब्बास, पीटीआई के हम रहनुमा है, जबकि उनके साथ अकबर एस बाबर हैं जिन्होंने पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से केस किया हुआ है। गुफ्तगू कर रहे हैं, वॉच दिस। ये कहीं निकल आए, दिखा दें ये बहुत बुरे, ये हो गया वो हो गया। जब पार्टी में थे और इनको सब कुछ पता था तो इनकी वो मोरालिटी क्यों नहीं जागी? पार्टी से निकाले गए तो उसके बाद ये मोरालिटी जागी। अच्छा सवाल है। जी जी बाबर साहब। अच्छा, मैं सबसे पहले जो आपने ये कहा ना पार्टी से निकाले गए, आई विल होल्ड यू
in contempt of Islamabad High Court Faisla 24 July 2018 that has declared that I am today a member of Pakistan Tehreek-e-Insaf. So you are in contempt of the Islamabad High Court when you say that party se निकालेगा. चले आगे Number तो 2. पार्टी कह रही है हमने निकाल दिया, दो वकील मेरे पास बैठे, ये कंटेम्प्ट वो पार्टी कह रही है निकाल दिया. आरिफ अलवी साहब का लेटर आगे चलते हैं, ठीक है. मतलब इतनी मोहब्बत है कि वो कह रहे थे मैं पार्टी में अभी भी हूँ, और पार्टी जो है, और पार्टी को मैं गालियां भी निकाल रहा हूँ, और मुझे पार्टी बुरी भी लगती है. मतलब आप सोचिए, एक पार्टी इतनी डिसऑनेस्ट है, लेकिन ये कहते हैं मैं उस डिसऑनेस्ट पार्टी में हूँ. पहला सवाल की बात करेंगे, पार्टी इटसेल्फ कुछ नहीं होती, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. मेरा दूसरा सवाल ये है कि इतनी बुरी पार्टी, इतनी बुरी जितनी आप कह रहे हैं, दूसरी बात, आप क्यों कहते हैं कि मैं इस पार्टी में हूँ? आपको तो इस पार्टी में होना ही नहीं चाहिए. सुन जी मुझे जवाब देने दे. दूसरा, आपने ये जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जी आपकी मोरालिटी कहाँ थी. मेरी मोरालिटी सितंबर 11, 2011 में भी यही थी. 7 पेजेस का एक लेटर जो कि हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में एविडेंस के तौर पे मौजूद है, जिसमें मैंने लिखा है कि आपकी फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके प्राइवेट एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट्स में पार्टी का फंड आ रहे हैं, यहाँ मेगा करप्शन हो रही है, यहाँ प्लॉट एंड रियल एस्टेट बांटे जा रहे हैं. या ये मैंने सितंबर 11, 2011 को इमरान खान को लिखा है वो लेटर. ये अदालत का हिस्सा है. कि जी पार्टी अच्छा आदमी भी हो सकता है. मैं एक चीज कह रहा हूं, एक चीज ट्रांसपेरेंसी पे तो ये मेरी बात एक सुन, मेरी मैडम एक बात सुन, मेरी बात कोई सीक्रेट अकाउंट्स नहीं. पार्टी छोड़ना, देखिए आसान सा सवाल ये कि अगर हुक्मरान जमात फॉरेन फंडिंग केस में बार बार स्टे ऑर्डर ना लेती तो कोई इब्हाम या शक पैदा ही ना होता. अगर केस गलत है, यानी फॉरेन फंडिंग का इल्जाम गलत है, तो उसके खिलाफ बार बार हुक्म इम्तनाई क्यों हासिल किया गया? केस को खुफिया रखने और उसकी कोई रिपोर्ट लीक ना होने की दरखास्तें क्यों दी जाती रही? यह आसान सा सवाल है ना. सवाल तो यह कि जब चोरी की नहीं तो फिर डर काहे का? केस खुफिया रखने की दरखास्त का मकसद क्या है? जिन पर करप्शन के बेबहा इल्जाम है वो तो कह रहे हैं हमारे केस खुली अदालत में चलाएं, ओपन कोर्ट में चलाएं. नवाशी भी ये बात कर रहे हैं, शाहिदा खान अब्बासी भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारा ट्रायल ओपन कोर्ट में करें. अब दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके इदारे में या उसकी जमात में कोई फाइनेंशियल गड़बड़ हो रही है तो वो सबसे पहले उसे पॉइंट आउट करता है. वो समझता है गलत काम है तो उस काम की रिपोर्ट वो अपनी क़यादत से करता है, अपनी पार्टी क़यादत से बात करता है. तो अकबर बाबर ने भी यही काम किया, लेकिन जब उसकी नहीं सुनी गई तो वो अदालत चले गए. अगर हुक्मरान जमात को फॉरेन फंडिंग केस में कोई मसला नहीं तो परेशानी की जरूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन को 10 अक्टूबर को शायद इसका फैसला सुनाना है, आगे पीछे डेट हो सकती है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक 10 अक्टूबर को इसका फैसला सामने आएगा. तो हो सकता है कि सारे इल्जामात गलत निकलें, दुरुस्त ना हो. अगर इल्जामात दुरुस्त ना निकलें तो भी कारकुन ये पूछ सकते हैं अपनी क़यादत से कि उन्होंने इस केस को पहले ट्रायल क्यों नहीं होने दिया, बार बार स्टे ऑर्डर क्यों लिया. तो ये कहां का इंसाफ है? अगर पार्टी में कोई सवाल उठा दे किसी बेज़ाब्तगी पर या किसी मिसकंडक्ट पर तो उसे पार्टी से आप निकाल दें. हुक्मरान जमात मेरे नजदीक खामखा परेशान है. वैसे तो ये ओपन एंड शट केस है और इसे मेरिट पर देखा जाए तो परेशानी तो बनती है. आगे बढ़ते हैं. ऑन दी फ्रंट में जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब गुफ्तगू कर रहे हैं और मसला इकॉनमी का है. देखते हैं क्या फरमाते हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब. अच्छा, बात यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इकोनॉमिक हिटमैन थे इस मुल्क के. ये सारा तमाशा शुरू वहां से हुआ है. आपने $95 बिलियन कर्जा चढ़ा दिया, अदा करने का कोई जरिया नहीं था. आपको जाना पड़ा फिर IMF के पास कर्जे उतारने के लिए, और वहां से आई कंडीशन. तलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतनी ज्यादा है कि बिजनेस करना मुश्किल है. आपकी प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्ट्स लेके आएंगे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा है. आप उसको अगर डॉलर की कीमत कम करके उससे कंपनसेट करना चाहेंगे बिजनेस को तो तब भी आपके पास डॉलर उतना नहीं आएगा जितना आपको प्रोडक्शन बढ़ाने से आना था. तो बात यह है कि बिजनेस भी ठप है, वो भी, ये सारी चीजें हैं. लेकिन खराबी वहीं हुई जहां आपने $95 बिलियन तक जाने दिया आपको. ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि आज भी रोना यही है
کہ یہ سارے لوگ حکومت میری ایک بات سن لے پہلے جی جناب کوئکلی پروگرام وقت کم ہو رہا جی. آج بھی رونا یہی ہے کہ حکومت سے یہ نہیں پوچھتے کہ $95 بلین اتارنا مشکل تھا, اب آپ کا $100 بلین سے زیادہ چلا گیا, وہ کیسے؟ دیکھیے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر جو سنگین الزام ہے کہ انہوں نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا, وہ قرض پر قرض لیتے رہے, واپسی کا انتظام نہیں کر سکے, اس لیے انہیں اکنامک ہٹ مین کا نام بھی دیا جا رہا ہے. اب یہی کام موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے, تو پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا اکنامک ہٹ مین کون ہے؟ اب جو کل ہو چکا وہ ہو چکا, اس سے سبق سیکھنا چاہیے, لیکن جو آج غلط ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ آج حکومت جو قرض لے رہی ہے وہ ان قرضوں سے کہیں زیادہ ہے جو سابقہ حکومت نے اپنے پورے دور حکومت میں لیے. نواز شریف و اسحاق ڈار کو تو معلوم ہوگا کہ قرضے واپس کیسے کرنے ہیں, معیشت کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے. اب جنہوں نے بیٹھے بٹھائے قرضوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا, پتہ نہیں 50% یا پتہ نہیں کتنے گنا اضافہ کر دیا, روپے کی درگت بنا دی, حشر کر دیا, کاروبار تباہ کر دیا, عام آدمی کو خودکشیوں کی نوبت تک لے آئے, جن کے پاس نہ معیشت کو درست کرنے کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ سمجھا پا رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے. ان کو کون پوچھے گا؟ اسحاق ڈار کا قصور کیا ہے یہ سب کو معلوم, سب کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار کا اصل جرم کیا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا IMF کے لوگوں سے آپ ملک چلا سکتے ہیں؟ کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ IMF کی بجائے پاکستان کا خیال رکھیں؟ اسحاق ڈار کا قصور تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا کیا قصور تھا, لیکن کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اسحاق ڈار نے ملک کی معیشت میں بھوچال نہیں آنے دے رہا, جس کے آفٹر شاکس بھی ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے؟ تو جس طرح ڈینگی نے لوگوں کو شہباز شریف یاد دلا دیا, اس طرح معیشت بھی اسحاق ڈار کو یاد کر رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں سوشل میڈیا پر آگاہ کر سکتے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے.